आज की क्लास में हम लोग प्रायिकता शुरू करेंगे और ये आखिरी एक्सरसाइज आखिरी चैप्टर होगा जो क्लास 12 एनसीईआरटी में दिया गया है। उसमें सबसे पहले हम लोग 13.1, 13.2 और फिर लास्ट में 13.3 ये तीन हम लोगों को पढ़ना है जो हमारे पाठ्यक्रम में है और उससे प्रश्न भी बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक सबसे पहले है इसका प्रयोग। सबसे पहला शब्द आता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में बेटा जो भी कार्य करते हैं मैथमेटिक्स में उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए ताश खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं या सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्के को उछालना ये एक प्रयोग है। जबकि अगर आप इसी को अन्य भाषा में जाएंगे तो वहां पता चलेगा कि सिक्के को उछालना एक कार्य है, क्रिया है ना। लेकिन गणित में इसको प्रयोग कहा जाता है। इसके अलावा पासा फेंकना ये आपका एक प्रयोग है। इसी तरह से ताश के पत्ते को भेंट करके उसमें से एक पत्ता निकालना ये भी एक प्रयोग है। तो गणित में आप जो भी कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक प्रयोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग और एक को आप कह सकते हैं स्पष्ट प्रयोग। जैसे आपको पहले से सब पता हो, हमारा जो यादृच्छिक प्रयोग है इसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसे सारे प्रयोग गणित में, प्रयोग का मतलब कार्य, ऐसे सारे कार्य ऐसे सारे प्रयोग जिनके सभी संभावित परिणाम हमको पहले से पता होते हैं, लेकिन क्रिया के दौरान क्या निश्चित परिणाम आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं रहती है, ये हमको नहीं पता रहता है। तो इसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमको पहले से ज्ञात होता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये पहले से पता है। लेकिन सिक्के की उछाल के बाद हेड ही आएगा ये कंफर्म नहीं है, टेल ही आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो सारे प्रयोग हमको पहले से पता हो उसके परिणाम, लेकिन कौन सा परिणाम आ जाएगा ये अगर हमको नहीं पता है तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक प्रयोग कहेंगे। बात क्लियर हुआ? बोलिए। अब यादृच्छिक प्रयोग के बाद में आता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि को कहते हैं सैंपल स्पेस। ये क्या होता है सैंपल स्पेस? जब भी आप कोई यादृच्छिक प्रयोग करते हैं तो हमने अभी बताया कि जब आप यादृच्छिक प्रयोग करेंगे तो उसमें जो जो परिणाम आने वाले हैं वो आपको पहले से पता रहता है ना। तो इसीलिए उसको यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो जो भी परिणाम आने वाले हैं उन सभी परिणामों का जो समुच्चय होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। जैसे मान लीजिए एक सिक्के की उछाल, एक सिक्के की उछाल, तो एक सिक्के की जब आप उछाल करते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि को हमेशा यस से लिखा जाता है क्योंकि ये सैंपल स्पेस, तो यस से लिखते हैं और इसे एक समुच्चय के रूप में लिखा जाता है। तो जब आप एक सिक्का उछालते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है? या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। तो या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। सभी संभावित परिणामों को हमने एक समुच्चय के रूप में लिख दिया तो ये कहलाएगा प्रतिदर्श समष्टि। अगर इसी में कह दे दो सिक्के की उछाल, दो सिक्के की उछाल, अगर आप दो सिक्का एक साथ उछाल रहे हैं या एक ही सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं, दोनों एक ही बार, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसी तरह से अगर हम तीन सिक्के को उछालते हैं, तीन सिक्के की उछाल, अगर हम तीन सिक्के को उछालते हैं तो ऐसी स्थिति में सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा? तो तीन सिक्के उछाल रहे हैं तो हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल टेल आ सकता है,
टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल हो चुका है, या हमारा आ सकता है टेल टेल हेड या टेल टेल टेल। तो इतने 8 परिणाम हमारे पास आ सकते हैं जब हम 3 सिक्के उछालेंगे। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि प्रतिदर्श समष्टि का मतलब कि जो भी संभव परिणाम यादृच्छिक प्रयोग के आने वाले हैं उसका अगर हम समुच्चय बना दें तो उसको कहा जाता है प्रतिदर्श समष्टि। बात समझ में आ गया? इसी में अगर हमसे कहा जाए एक पासे की उछाल, एक पासे की उछाल, तो अगर हम एक पासा उछालते हैं बेटा तो क्या आएगा? एक आएगा, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। एक पासा जब उछालेंगे, अगर कोई कह दे कि कह दे कि 2 पासे उछालते हैं, कितने पासे? 2। 2 पासे की उछाल या एक ही पासे को 2 बार उछाला जाए तो ऐसी स्थिति में होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर आता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आ सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतने ही आ सकते हैं। कभी कभार हमको समुच्चय लिखने के बजाय केवल संख्या पता रहे तब भी काम चल जाता है। जैसे अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे 2 पावर 1। अगर 2 उछाला जाता है तो इसमें होंगे 2 पावर 2। अगर 3 सिक्के उछाले जाएं तो इसमें एनएस जो हमारा होता है वो 2 पावर 3। ऐसे पासा उछाला गया तो एनएस माने सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, तो ये कितना हो जाता है 6 पावर 1। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो हो जाएगा 6 पावर 2। बात समझ में आई? बोलिए। तो इस तरह से हम सैंपल स्पेस और रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। अब इसमें जो सवाल लगाना होता है उसमें एक शब्द आता है इवेंट, घटना। तो घटना क्या होता है? घटना की बहुत सादा परिभाषाएं आप देखते होंगे, लेकिन घटना की एक नॉर्मल सी परिभाषा जो मैथमेटिक्स में ज्यादा आपको समझना चाहिए वो ये है कि, ध्यान से सुनेंगे, यश के उप समुच्चय को घटना कहते हैं। यश के उप समुच्चय को क्या कहेंगे? घटना कहेंगे। क्या कहेंगे? घटना। घटना कहेंगे। क्या मतलब है? जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एक सिक्का उछाल रहे हो तो हेड और टेल आ सकता है। अब बताओ इसके कितने आप इस बना सकते हो? कितने बना सकते हैं? तो इसके उप समुच्चय बन सकते हैं, एक तो हेड, एक तो बन सकता है टेल, एक बन सकता है हेड टेल और एक बन सकता है फाइव। कितने बन सकते हैं? 4। इसका मतलब यह है कि जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो ऐसी स्थिति में कुल 4 घटनाएं हो सकती हैं। कितनी? केवल 4। और घटना नहीं कर सकते आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? तो इसका मतलब यह है कि प्रतिदर्श समष्टि में जो समुच्चय मिलता है उसके जितने संभावित उप समुच्चय होते हैं वही उसकी घटनाएं कहलाती है। बात समझ में आ गया? बोलो। तो आपको ये चीज स्पष्ट हो गया होगा कि घटना किसे कहते हैं। अब घटना के प्रकार भी होते हैं। क्या घटना प्रकार होगा? तो घटना प्रकार बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, लेकिन छोटी छोटी बातें आप समझिए। एक होता है घटना के प्रकार में अनुकूल घटना। कौन सी घटना बेटा? अनुकूल घटना। कोई घटना मान लीजिए ई है और वो आप चाह रहे हो कि वही हो जाए। क्या मतलब? एक पासे की उछाल में सम संख्या का आना, ये आपका अनुकूल घटना हो गया। सम संख्या का ना आना प्रतिकूल घटना हो गया। तो अगर अनुकूल घटना है तो उसे ई से लिखेंगे। प्रतिकूल घटना का मतलब हो गया
कि हमारे इच्छा के विपरीत कुछ आ जाए। हमने कहा सम संख्या का आना, तो सम संख्या ना आकर के विषम संख्या आ गया, तो जितनी विषम संख्याएं हैं वो सब प्रतिकूल घटना में आ जाएंगी, और इसे लिखा जाता है बेटा ई डैश। क्या लिखा जाता है? ई डैश। क्या लिखा जाता है? ई डैश। उसके बाद में एक घटना आप लोग देखेंगे, परस्पर अपवर्जी घटना। कौन सा घटना बेटा? परस्पर अपवर्जी घटना। तो परस्पर अपवर्जी घटना कौन सी घटना होती है? परस्पर अपवर्जी घटना मतलब ये होता है कि दो घटनाएं इस प्रकार से हो रही हो कि दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन अगर लिया जाए, समुच्चय का उभयनिष्ठ लिया जाए, तो हमको फाई मिल जाए। क्या मतलब? एक घटना है E1, एक घटना है मान लीजिए E2 अंतर्गत भी, और इसका हम इंटरसेक्शन ले ले तो हमको उसमें कोई भी एलिमेंट ना मिले, तो उसे क्या कहेंगे? फाई। क्या कहेंगे बेटा? फाई कहेंगे। एक होता है स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए स्वतंत्र घटना मतलब ये समझो कि अगर एक डिब्बा है और उस डिब्बा में 5 काली और 5 सफेद गेंदें हैं, ठीक। अब हमसे कहा गया कि आप इसमें से एक काली गेंद निकालो, तो काली गेंद आपने निकाल लिया, ठीक। और फिर कहा एक काली गेंद निकालने के बाद उसे अलग रख दो और फिर सफेद गेंद निकालो, तो दोनों की प्रायिकताओं में फर्क होगा। होगा क्यों? क्योंकि पहली बार 10 NS 10 है, लेकिन जब एक अलग कर दोगे तब NS 9 हो गया। इसका मतलब दूसरी वाली जो आप घटना कर रहे हैं वो प्रभावित हो रहा है पहली वाली घटना से। पहली वाली घटना में आपने एक सफेद या काली गेंद मान लीजिए निकाल लिया, तो काली गेंद आपने निकाल लिया तो दोबारा आपने उसको रखा नहीं। अब जब आप मान लीजिए एक सफेद गेंद निकाल रहे हैं या एक फिर से काली गेंद निकाल रहे हैं, तो उसकी प्रायिकता पर पहली घटना का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अलग रख दिया। बोलो। तो ये आपका स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मान लीजिए 5 काली 5 सफेद गेंद है और एक काली आपने निकाला, निकल गया, और उसके बाद फिर उस काली को आपने रख दिया और फिर कहा एक सफेद गेंद निकालिए, तो क्या बताइए दूसरे वाली घटना पे पहले वाली घटना का कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए पहली घटना ए है और दूसरी घटना बी है, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी, इंडिपेंडेंट कहलाएंगी। मतलब पहले वाली घटना के घटित होने से दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं है। इतनी बात समझ में आ गया? बोलिए। तो अब कितना छोटा छोटा जो सूचना है इसे जल्दी से नोट करिए और फिर हम जल्दी से आते हैं 12th स्टैंडर्ड के कुछ टॉपिक पर। अब देखिए प्रायिकता आती है बात की प्रायिकता क्या होता है। तो प्रायिकता में, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये बराबर होता है अनुकूल घटना के अवयवों की संख्या और बटे में प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या। क्या मतलब? देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मतलब कि अनुकूल घटना के अवयवों की संख्या। अनुकूल घटना जो है उसमें कितने अवयव आ रहे हैं और प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव हैं। तो किसी घटना मान लीजिए कि वो घटना हमारी ई है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? पीई बराबर अनुकूल घटना हमारी ई है तो उसमें अवयवों की संख्या को लिखा जाएगा एनई, और प्रतिदर्श समष्टि हमारा यस है तो उसमें अवयवों की संख्या लिखा जाएगा NS। तो PE बराबर NE अपान NS। ये फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला तब होता है जब सम संभावी घटनाएं हो। सम संभावी घटना होने पर ये ध्यान देंगे कि जब घटना सम संभावी हो,
समसंभावी का मतलब कि जब आप एक एक एलिमेंट को देखिए और उसके आने की प्रायिकता सेम हो। अभी आगे आपको स्पष्ट करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब इसमें बेटा कुछ नियम आपको ध्यान देना होता है। पहला कि अगर प्रायिकता पी की बात करें तो ये या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, और या तो 1 से छोटा हो सकता है या तो 1 के बराबर। दूसरी बात, अगर कभी भी प्रायिकता पी बराबर 0 आता है तो उसे कहा जाता है असंभव घटना। कौन सी घटना बेटा? असंभव, वो घटना घटित ही नहीं हो सकती। फिर देखिए, अगर आ गया प्रायिकता पी बराबर 1 तो इसका मतलब है निश्चित घटना। जैसे एक पासे को उछालने पर 7 का आना, तब एक पासे में जब 6 तक होता है 7 आएगा नहीं, तो वो असंभव घटना होगा और उसकी प्रायिकता 0। और आ गया कि एक पासे को उछालने पर 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या का आना, तो 7 से छोटी सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वो निश्चित घटना होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी। एक और बात ध्यान दें, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल 1 आता है। ना घटित होने की और घटित होने की, दोनों की प्रायिकताओं को अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलिए। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पे जो हमको सीखना है 12th स्टैंडर्ड में। तो क्या सीखना है, एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि एक न्याय को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं ऐसे ही दे रहा हूं, न्याय। एक न्याय, और न्याय को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है कि शुद्ध मतलब बेईमानी नहीं, तो अंग्रेजी में इसको एक शब्द और बोलते हैं फेयर। क्या बोलते हैं? फेयर। फेयर सिक्का है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। तो एक न्याय सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। बढ़िया, 2 बार उछाला जाता है, बढ़िया भाई। तो एक न्याय सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित माने क्या होता है बेटा? हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो इस तरह का सवाल आप 10th में किए हो, 10th स्टैंडर्ड में बताइए। तो अगर एक न्याय सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो बताइए, एक न्याय सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यस क्या होगा बेटा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही तो होगा। बोलो। अब यहां से अगर कहा जाए जरा एनएस बताओ तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद देखिए, घटना क्या है? ई। घटना ई है कम से कम एक चित का आना। कम से कम एक चित माने हेड का आना। तो कम से कम एक हेड का आना, एक हेड कम से कम आना चाहिए। तो कहां कहां कम से कम एक हेड है? हेड टेल में, टेल हेड में, टेल हेड में, और कहां है कम से कम एक? हेड हेड में भी अधिक से अधिक 2 हो सकता है, हेड हेड में। अब अगर कहा जाए एनई, एनई बराबर कितना है बेटा? 3। अब अगर प्रायिकता पूछा जाए तो पीई बराबर होता है एनई अपान एनएस। एनई है 3, एनएस है 4, आंसर हो गया 3/। ये तब होगा जब फेयर होगा, बेईमानी भी हो सकता है। तो बेईमानी अगर हो गया, अनफेयर हो गया, मतलब
आपका सम संभावी घटना नहीं है, असम संभावी घटना है। सम नहीं, विषम कह सकते हो कि विषम संभावी घटना है। मतलब हेड के आने की प्रायिकता, जरा ध्यान देना, यहाँ हेड आने की प्रायिकता कितनी है बताओ जरा, 1/4। हेड टेल आने की प्रायिकता 1/4, टेल हेड आने की 1/4, टेल टेल आने की 1/4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक एलिमेंट का अलग अलग अगर आप आने की प्रायिकता चेक करते हैं तो सबका समान आ रहा है। तो जब समान आएगा तो उसको कहेंगे समसंभावी घटना। ऐसे ही जब आप एक सिक्का उछालते हैं तो हेड कामा टेल आता है, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। एक पासा जब उछालते हैं तो 1 से लेकर 6 तक आता है, 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की भी 1/6। तो उसे कहा जाता है समसंभावी घटना। 10th स्टैंडर्ड तक जो भी आप सवाल लगाते हैं वो सब इसी पे रहता है, समसंभावी घटना। लेकिन अब आप 12th में हैं, अब यहाँ पे मामला कुछ चेंज हो सकता है। तो इस सवाल को नोट करें और सेम इसी सवाल को हम लोग देखते हैं विषम संभावी घटना में कैसे लगेगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए यही प्रश्न है लेकिन अब दूसरे तरीके से कह रहा है एक अनफेयर या बायस्ड सिक्का, मतलब अब उसमें थोड़ी बेईमानी होगी। सिक्के के सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। लेकिन वो साफ साफ कह रहा है कि हेड आने की प्रायिकता 2/3 है और टेल आने की प्रायिकता 1/, जबकि अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, टेल टेल आने की प्रायिकता। और अगर फेयर होता है, अगर सिक्का फेयर होता है तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2 होता है ना। लेकिन यहाँ पे ये कर रहा है बेईमानी। लेकिन अब सवाल तो सवाल हमको करना है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो सवाल है ये समसंभावी घटना नहीं है, ये है विषम संभावी घटना। विषम संभावी घटना कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले अगर हमसे कहा जाए यस बताओ, तो बताइए यस क्या होगा। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। बोलो यही होगा, बोलो भाई यही होगा। अब हमसे कह रहा है कि कम से कम, तो ई कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड आएगा, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, यही तो होगा। बोलिए अब बात आती है कि इसकी प्रायिकता बताना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, पीई होगा। और ये पीई बराबर होगा क्या, पीएचएच, ध्यान से देखना, प्लस पीएचटी प्लस पीटीएच। यहाँ है पीएचएच, यहाँ है पीएचटी और यहाँ है पीटीएच। तो अब देखिए जब आपका विषम संभावी हो जाता है तो जब भी प्रायिकता निकालते हैं तो जितनी घटनाएं उसमें घटित होती हैं या जो भी अवयव होते हैं उन सबका अलग अलग प्रायिकता ज्ञात करके और उन्हें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं। अब बात आती है कि एच एच की प्रायिकता क्या होगी, हेड टेल की प्रायिकता क्या होगी, टेल हेड की प्रायिकता क्या होगी। तो आप एक चीज जानते हो बेटा, एक चीज जानते हो, ए और बी, ए और बी, तो इसका मतलब होता है ए गुणे बी। और जब आता है ए या बी तो होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखो यच आए और यच आए, तो यच आए और यच आए, तो जरा बताइए हेड आने की प्रायिकता कितनी, 2/3। और फिर हेड आने की प्रायिकता 2/3। फिर इधर आ जाओ, हेड आने की प्रायिकता 2/3, टी आने की प्रायिकता 1/3। फिर देखो टेल आने की प्रायिकता 1/3, हेड आने की प्रायिकता 2/3, 4/9, 2/9 और फिर 2/9। हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 4 2 6 2 8/9 इसका आंसर होगा। समझे।
तो इस तरह के सवाल ऐसे लगेंगे। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। 13.1 एक्सरसाइज कक्षा 12 में पहला टॉपिक हमारा है साप्रतिबंध प्रायिकता। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में भी प्रायिकता थोड़ा बहुत पढ़े हैं तब भी आप इसके सवालों को लगा सकते हैं। 12th में प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान टॉपिक यही है। तो अब देखते हैं कि साप्रतिबंध प्रायिकता होता क्या है। तो ध्यान से सुनिए, सवाल सुनिए। आपसे ये पूछ सकता है कि एक घटना हो रही है, एक तो मान लीजिए कि किसी प्रयोग में हमने एक घटना कर लिया और उसके बाद दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसका फार्मूला है, ध्यान से सुनना, घटना बी, मैं बी के बजाय एक दूसरा शब्द ले रहा हूं एफ, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने सवाल है वो ई और एफ पे है, तो एफ ले रहा हूं। घटना एफ घटित हो चुका हो तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता घटना एफ घटित हो चुका है और पूछ रहा है कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बताइए। तो उसे लिखा क्या जाता है, एफ घटित हो चुका, तो जो घटित हो चुका वो बटे में जाएगा और किसकी प्रायिकता बतानी है, ई की। तो ये हो जाता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान नीचे कौन है एफ, पी एफ। और इसी सूत्र की मदद से हम लोग साप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, साप्रतिबंध प्रायिकता का यही फार्मूला है, यही फार्मूला हमको आना चाहिए। अब बात आती है कि सर हम पूछ गए सवाल सूत्र, अब कोई सवाल बताइए तो ज्यादा पूछेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास एक न्याय सिक्का है, मतलब फेयर क्वाइन है और उसको 2 बार उछाला जाता है। एक न्याय सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला गया, 2 बार उछाला जाता है। अब इसमें एक घटना हो रही है एफ, घटना एफ कम से कम एक हेड का आना घटित हो चुका है, तो घटना ई कम से कम एक टेल का आना, एक टेल के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने टास्क किया, एक सिक्के को 2 बार उछाला। अब एक घटना ऐसी है कि कम से कम एक हेड आ चुका है, तो ये बताओ कि कम से कम एक टेल आएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब एक घटना घटित हो चुका है, अब हमको दूसरे घटना के घटित होने की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पे आ गया कंडीशन, इसीलिए इसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात आती है लगेगा कैसे। तो एक बात देखो जरा बेटा, यहाँ पे अगर 2 सिक्के को या एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो यस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक, अब बताओ कि हमसे कह रहा है एक घटना है ई, इसकी प्रायिकता हमको बताना है। ई क्या है, कम से कम एक टेल का आना, कम से कम एक टेल का आना। तो ये बताइए ई हमारा क्या क्या होगा, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो ये तो बेचारा हट गया, इसमें तो एक और टेल नहीं है, ये आएगा। तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल।
ये हमारे हाथ में लगा। अब दूसरा देखो यप, यप कह रहा है कि कम से कम एक हेड का आना, तो कम से कम एक एच का आना, तो कम से कम एक हेड का आना, तो ये बताइए एक हेड का आना, कम से कम एक हेड आ रहा हो तो हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, कोई दिक्कत? अब आपसे अगर पूछा जाए कि जरा बताइए एन ई क्या होगा, एन ई कितना होगा, बोलो 3। अगर आपसे एन एफ पूछा जाए, एन एफ कितना, अगर आपसे एन एस पूछा जाए 4, क्या कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ ई बाई एफ, तो ई बाई एफ क्या होगा, पी पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, यही तो होगा। अब हमको ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, तो ये बताइए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। ई और एफ में कॉमन कौन कौन है, कौन कौन कॉमन है बेटा, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल, हेड टेल हो गया, और टेल हेड टेल, ये दोनों कॉमन है, बोलिए। तो अगर ये दोनों कॉमन है तो इसका मतलब है कि एन ई इंटरसेक्शन एफ हमारा हो गया 2, ठीक। अब आ जाओ इसको ज्ञात करने के लिए, अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ है और यहाँ समभावी मामला चल रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, पी ई इंटरसेक्शन एफ, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एस टोटल बटे में, पी एफ को क्या लिख सकते हैं, एन एफ अपान एन एस, बोलो लिख सकते हैं। अब जरा बताओ एन एस से एन एस, तो हम इसी चीज को कह सकते हैं कि एन ई इंटरसेक्शन एफ लिख दो और बटे में एन एफ लिख दो। अगर इतना ही लिख दोगे तो यही ई बाई एफ होगा। तो आ जाओ भाई ध्यान से देखो, एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया है, बोलो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं, 2 बटे में एन एफ में कितने लोग हैं, 3। ये हो गया इसका आंसर, क्या हो गया आंसर, मतलब कि कम से कम अगर पूछ रहा है इस तरह से, एक घटना घटित हो चुकी है, दूसरे घटना के घटित होने की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक। तो इसे नोट करिए, और एक सवाल आपके लिए अभी तुरंत हम दे रहे हैं, आपको लगाना होगा। अब आपके लिए एक सवाल है, आप तुरंत लगाएं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पीई बाई एफ बताइए, जबकि ई जो है अधिक से अधिक एक टेल का आना और एफ जो है वो अधिक से अधिक एक हेड का आना। ये आपका सवाल है, इसमें आपको बताना है कि पीई बाई एफ क्या आएगा। चलिए लगाइए सब लोग। देखिए सवाल में एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो यस क्या होगा बेटा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही तो होगा, बोलिए। अब हमको बताना है, यहाँ पे एक है ई, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ ई, कह रहा अधिक से अधिक एक टेल का आना, तो अधिक से अधिक एक टेल आए या एक को टेल ना आए, तो एक टेल कम से अधिक से अधिक एक टेल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक को टेल नहीं आया है, तो ये भी शामिल हो गया, यहाँ एक टेल आया है, यहाँ भी एक टेल आया है, लेकिन यहाँ 2 टेल आ गया, तो इसको छोड़ देंगे। यफ पे आ जाओ, कह रहा है कि अधिक से अधिक एक हेड का आना, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, तो अधिक से अधिक एक हेड, तो यहाँ पे हेड टेल, यहाँ पे टेल हेड, और यहाँ पे एक को टेल हेड नहीं है, तो ये भी आ गया। अब आप जानते हैं कि जब पीई बाई एफ लगाते हैं तो हमको इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में जो हो, तो दोनों में है हेड टेल और टेल हेड। अब कह रहा है प्रायिकता बताइए, तो प्रायिकता पीई बाई एफ बराबर होता है पीई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, या हमने अभी पिछले सवाल में इसी को एक दूसरा रूप दे दिया था, क्या, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एफ। तो लगा देते हैं भाई,
एन ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है? 2, और एन एफ में कितने एलिमेंट है? 3। तो आंसर फिर आया 2/3। समझ गए? बोलिए, नोट कर लीजिए। और फिर आते हैं उसी सवाल पे, जब अनफेयर कॉइन होगा। अब इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, लेकिन अब इस बार न्याय सिक्का नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, है ना, अनफेयर होगा या बाइस्ड होगा। तो कैसे? देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पीई बाई एफ बताओ। जबकि 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 पी ए बराबर यहां पे पी एच बराबर 2/3 और पी टी बराबर 1/3 है। अब इसमें देखिए ई क्या है और एफ क्या है? ई और एफ वही है। ई इसमें है कम से कम एक टेल का आना। सवाल सेम वही रहेगा, बस आपका यहाँ पे कुछ कंडीशन दे देगा। फिर आ रहा है एफ, कम से कम एक एच का आना। एक बार मैं सवाल फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं। सवाल क्या कह रहा है कि एक बायस्ड सिक्का है जो 2 बार उछाला जाता है। अब उसमें एक घटना हो रहा है एफ, जो कि हो चुका है। कम से कम एक हेड का आना, ये घटना घटित हो चुका है। तो ये बताओ कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, जबकि पीएच बराबर 2/3 और पीटी बराबर 1/3 हो। अब यहाँ पे देखो, फेयर मामला नहीं है, अनफेयर है। जबकि नियम ये होता है हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, लेकिन ये बेईमानी कर रहा है, हेड आने की प्रायिकता 2/3 कर दिया और टेल आने की प्रायिकता 1/3 कर दिया। बात समझ में आया? अब लगाते हैं, देखिएगा कैसे लगेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यस, तो यस हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर हम लिखेंगे ई में क्या आएगा? कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर इसके बाद क्या होगा भाई? एफ, एफ क्या है? कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो कम से कम एक हेड आना चाहिए, मतलब हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। और आप जानते हैं पाई वाले मैटर में इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा भाई? हेड टेल और टेल हेड। अब आते हैं प्रायिकता निकालने के लिए। तो देखिए, प्रायिकता हमको निकालना है, ई बाई एफ निकालना है, तो हो जाएगा पीई इंटरसेक्शन एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में क्या आएगा? है पीएफ, पीई इंटरसेक्शन एफ पीएफ। अब जरा ध्यान देना बेटा, ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन लोग हैं? एच टी टी एच, तो यहाँ आएगा पी एच टी प्लस पी टी एच, बटे में आ जाओ। फिर यहाँ है पी एफ, तो एफ में कौन कौन आ रहे हैं? पी एच एच, पी एच टी, पी टी एच, ये मैटर हुआ। अब जरा ध्यान देंगे, एच टी माने एच और टी, तो एच आने की प्रायिकता 2/3। ध्यान से देखना, एच टी तो 2/3, टी माने 1/3, गुणे लग जाएगा, टी माने 1/3, एच माने 2/3, फिर बटे आ जाओ, है ना। यहाँ पे जगह कम है तो हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि अब यहाँ बगल में देखते हैं बेटा, ये है पीएचटी, तो इसको क्या लिखेंगे? पीएचटी, एच और टी, तो एच का कितना होगा? 2/3, उसका होगा 1/3 प्लस 1/3 गुणे 2/3, टोटल बटे में आ जाओ। एच एच हेड आने की प्रायिकता 2/3, फिर 2/3, फिर है बेटा एच टी, तो 2/3 गुणे 1/3, टी एच 1/3 गुणे 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो,
यहाँ हो जाएगा 2/3 त्रिक 9 और ये हो जाएगा 2/9। यहाँ देखो 2 दूना 4/9, 2/9 और फिर 2/9। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2 2 4/9 और ये हो जाएगा 4 4 8 8/9। 9 से 9 कट गया। अब आया बेटा 4/8, 4 1 4 दूना 8, तो इसका आंसर आया 1/2। क्या आंसर 1/2। लेकिन तब जब ये समसंभावी घटना नहीं होगा। नोट करिए और फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, कौन सा पढ़े हैं भाई? एन ए यूनियन बी, समुच्चय में पढ़े थे 11 में। तो एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक फार्मूला पढ़े थे ना, तो इस पे हम लोग एक प्रायिकता का भी फार्मूला बनाते हैं जो सप्रतिबंध प्रायिकता पे आधारित है। क्या है भाई? ए यूनियन बी जब एफ घटित हो चुका हो, पी ए यूनियन बी जब एफ घटित हो चुका हो, तो इसका फार्मूला क्या बनता है? पी ए बाई एफ पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई। ये फार्मूला लग जाता है अगर हमारा यूनियन में मैटर चल रहा हो तब। ठीक है, एक और देखते हैं दूसरा इसी में। दूसरा क्या है? मान लीजिए सप्रतिबंध ना हो, केवल कह दे कि पी ए यूनियन बी बताओ, तो पी ए यूनियन बी ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला होगा, 10th में भी कभी कभार अध्यापक बताते हैं, तो वो इसी से निकलता है। क्या निकलता है भाई? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दो फार्मूले हो गए, दोनों लगभग सेम है। फिर तीसरा फार्मूला क्या है? तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा है कि अगर कहीं पीई डैश हो तो 1 माइनस पीई हो जाता है। मतलब किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर होता है 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो यहां से एक फार्मूला निकल के आता है, यहां से एक फार्मूला निकल के आता है तीसरा। अगर आपसे पूछ ले पीई डैश बाई एफ, घटना एफ घटित हो चुका है तो घटना ई के घटित ना होने की प्रायिकता बताओ, तो ऐसी स्थिति में आता है 1 माइनस घटना एफ घटित हो चुका है ई के घटित होने की प्रायिकता। एक और आप देखिएगा, वो डायरेक्ट फार्मूले के रूप में ही तैयार किया जाता है। लेकिन देखिए अगर आपसे कहते कि जरा बताओ घटना ई घटित हो चुका है, तब फिर से ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो फार्मूले पे आ जाओ जरा। फार्मूला क्या कहता है? ई इंटरसेक्शन ई होगा और बटे में पीई होगा। बोलो बेटा, होगा फार्मूले से। तो ऐसी स्थिति में ई इंटरसेक्शन ई उसी का उसी से, तो वही तो आता है ई इंटरसेक्शन ई माने ई। और यहां भी ध्यान से समझना, जैसे हमको लिखना है पीई इंटरसेक्शन ई, तो इसको हम लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन ई बटे में एन एस और टोटल बटे में एन ई बटे में एन एस। एन एस कट गया और हमको पता है ई इंटरसेक्शन ई जो है ई ही होगा, तो एन ई और बटे में फिर एन ई, तो एन ई बटे एन ई कितना हो जाएगा? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर किसी प्रायिकता ऐसे ई बाई ई हो, एफ बाई एफ हो, बी बाई बी हो, इस तरह से कुछ भी हो, तो इसकी प्रायिकता हो जाती है 1। क्या हो जाती है? 1। समझ में आई बात? तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए और फिर आते हैं, फिर सवाल कुछ लगाएंगे। देखिए प्रश्न दिया गया है कि यदि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 और पी बी बाई ए, पी बी बाई ए का मतलब क्या हुआ? घटना ए घटित हो चुका है तो बी के घटित होने की प्रायिकता 0.4 हो, तो इन तीनों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि पी ए बराबर
0.8, PB बराबर 0.5, PB बाई A बराबर 0.4। ये दिया गया है, हमें पहला बताना है तो हम पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। जरा ध्यान देना बेटा, ये बताओ कि अगर PB बाई A हमको निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? PB इंटरसेक्शन A बटे PA है। अगर हमें P बाई A बताना हो तो B इंटरसेक्शन A करेंगे और बटे में कर देंगे। अच्छा, PB बाई A है क्या? PB बाई A यहाँ पे हमारे पास दिया है PB बाई A 0.4 और B इंटरसेक्शन A को हम लोग A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। ये पता है ना भाई, B इंटरसेक्शन A है तो इसको A इंटरसेक्शन B भी तो लिख सकते हैं, लिख दिया। और PA कितना दिया है? 0.8। अब यहाँ पे आप सीधे गुणा कर दो, तो एक का गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.4 गुणे 0.8 और 8 चौक 32, तो हो जाएगा 0.32 और ये हो गया इसका। आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट कह रहा है PA बाई B, तो PA बाई B क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B और बटे में PB, यही तो होगा। PA इंटरसेक्शन B बटे में PB, तो यहाँ पे आप आ जाइए फिर बराबर PA इंटरसेक्शन B अभी हमने क्या किया? 0.32 बटे में आ जाओ PB, तो PB कितना है? 0.5। हमें दशमलव हटाना है तो दोनों बराबर कर दो, तो बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 50। काट दो, 2 सलैयम 32 और 2 से 50, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं 16 बटे 25 और ये हो गया इसका आंसर। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे 25 से 16 में भाग दे दीजिए, तो भाग दे देंगे तो यहाँ पे 16 भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाओगे 160 हो गया। अब 160 माने 25 छक्का 150, कितना हो गया? 150। कितना बचा? 100। 25 चौका 100, तो 0.64 लिख दो और चाहे 16 बटे 25 लिख दो। तीसरा देखो क्या कह रहा भाई, तीसरा कह रहा PA यूनियन B बताओ। PA यूनियन B, अभी आपने फार्मूला PA यूनियन B का लिखा है। PA यूनियन B होता है PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। बोलो, यही फार्मूला पढ़े ना? तो PA का मान कितना है बेटा? PA का मान 0.8, PB का मान कितना है? 0.5 और PA इंटरसेक्शन भी निकाल चुके हो, कितना आया है? 0.32। 8 5 13, 1.3 माइनस 0.32 घटा देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.98। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? बोलो, नोट कर लीजिए फिर पढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि A बराबर 0.4, PB बराबर 0.8 और PB बाई A बराबर 0.6, तो आप बताओ कि PA यूनियन B क्या होगा। तो जरा ये बताइए कि PA यूनियन B कैसे निकलता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो क्या A इंटरसेक्शन B दिया है? नहीं, इसका मतलब हमको A इंटरसेक्शन B चाहिए। अब हम लोग आते हैं फार्मूले पे और देखते हैं यहाँ पे हमें पता है कि P, चूंकि PB बाई A बराबर क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B होगा और बटे में क्या होगा? PA होगा। अब PB बाई A दिया है 0.6, PA इंटरसेक्शन B हमको ज्ञात करना है और PA बराबर दिया है 0.4, तो यहाँ बटे में 1 लगाइए और फिर गुणा कर दीजिए, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर होगा
0.6 गुणे 0.4 तो बराबर हो गया 0.24। तो क्या हमको ये ज्ञात करना था? नहीं, हमको ज्ञात कुछ और करना था, लेकिन इसके बिना नहीं ज्ञात होता। तो अब हम लोग निकालेंगे पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए है 0.4, पी बी है 0.8 और ए इंटरसेक्शन बी है 0.24। तो 8 4 12 1.2 और माइनस में 0.24। तो घटा दीजिए 1.20 में से 0.24 को 10 में से 4 गए 6, 11 में से 2 गए 9। ये आपको मिल गया 0.96। 0.96 समझ में आया? अब एक सवाल आपके लिए तुरंत आप लोग लगाएंगे, तीसरे के रूप में हम दे रहे हैं। यदि यदि 2PA बराबर है PB और बराबर है 5/13, PA/B बराबर है 2/5, तो PA यूनियन B का मान ज्ञात करो। लगभग एक जैसे ही दोनों सवाल हैं, ठीक है? तो लगाइए तीसरा सवाल, दूसरा नोट करके तीसरा लगाइए। देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA/B बराबर 2/5, तो बताना है कि PA यूनियन B का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे लगाना है। यहाँ पे दिया है कि चूंकि 2PA बराबर PB बराबर 5/13, यहाँ दो संबंध दिए गए हैं। एक संबंध से आप पकड़िए तो 2PA बराबर 5/13, दो इधर ले आओ तो PA बराबर है 5/26, बोलो। और उसके बाद में PB, तो PB बराबर तो 5/13 है ही। अब हमको चाहिए A यूनियन B, तो इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा। तो PA/B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B अपान PB। तो PA/B है 2/5, PA इंटरसेक्शन B हमको निकालना है और PB बराबर हमें कितना दिया है बेटा? 5/13। बटे 1 लगाओ, तिर्य गुणा करो, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बराबर, इधर गुणा कर दीजिए तो 2/5 गुणे 5/13, 5 से 5 कट गया, आ गया 2/13। अब 2/13 आ गया, अब यूनियन निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि PA यूनियन B की वैल्यू होगी PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA कितना होगा? PA कितना होगा बताइए? PA निकाले हैं आप 5/26। PB कितना है? 5/13। और PA इंटरसेक्शन B कितना है? 2/13। ठीक है, अब आप देखो एलसीएम निकाल लो, आंसर ले लो भाई। तो देखिए एलसीएम सबका 26 होगा। अब यहाँ एक बार तो 5, 13 दूना तो 10, 13 दूना तो 2 दूना 4, तो आ जाएगा कितना? 15 में से 4 गए 11, 11/26 इसका सही जवाब। समझ में आएगा? बोलिए। अब एक सवाल और लगाएंगे, आपको ही लगाना है और वो होमवर्क रहेगा, यहाँ नहीं लगाना है। वो आपका 5 नंबर में आया था 2023 में, तो इसको नोट करिए, फिर देते हैं सवाल को। देखिए प्रश्न कह रहा है, इसको तो आप घर पे लगाएंगे। ये सवाल देखिए, कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। ठीक, 2 बार उछाले मतलब 1 से लेके 36, मतलब 36 बनेगा। यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, मतलब ये दिया है कि योगफल 6 है, ये दिया, ठीक, करें तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की प्रायिकता बताइए। ठीक, ये हमारा ई है, यही हमको ज्ञात करना है। तो हमको पहले देखिए यस, एक
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो गया। इतना आएगा। बोलो। अब इसमें आपसे कह रहा है कि f दिया हुआ है। f क्या दिया हो बेटा? यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 हो तो 6 कहां कहां मिल रहा है? 1 5 पे योगफल 6 होना चाहिए। 1 5 फिर 2 4 फिर 3 3 फिर 4 2 फिर 5 1। बोलो इसके अलावा कोई? ई कह रहा है कि कम से कम x2 4 जरूर हो। तो बताओ 4 कहां कहां है? 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। कम से कम एक 4 का मतलब ये दोनों भी हो सकता है। उसके बाद में आ जाओ 5 4 और फिर 6 4। देखो सब पे कहीं ना कहीं 4 दिख रहा है। अब हमें बताना है ई बाई एफ, क्योंकि अब पता था ई बताना है तो हमको इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो दोनों में है। तो x2 होगा 2 4 x2 होगा 4 2। यही तो होगा। तो अब हमको बताना है पी ई बाई एफ बराबर, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, चाहे हम इसको लगाएं और जब समसंभावी हो, कहीं इस तरह के अलग से कुछ प्रायिकता नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब समसंभावी ही है। तो इसको हम ये फार्मूले से भी लगा सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। अब जरा बताइए कि एन ई में एन ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं? 2 लोग। और एन एफ में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो आंसर आ जाएगा 2/। समझ में आएगा? बोलिए। नोट करते हैं और फिर देखते हैं अब अगला टॉपिक। अब देखते हैं प्रायिकता का गुणन नियम 13.2 कक्षा 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है प्रायिकता का गुणन नियम या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये होता क्या है, कहां से आया, जरा एक बार गौर करिएगा। आपने अभी एक फार्मूला देखा था बेटा, पीई बाई एफ क्या होता है? हैं? पीई इंटरसेक्शन एफ बटे में, ये पढ़ा ना, किसमें पढ़ा? सप्रतिबंध प्रायिकता में पढ़ा। हम यहां पे लगा दे अगर बटे 1 और इसका गुणा यहां कर दे तो हो जाएगा पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीएफ गुणे पीई बाई एफ। इसको जरा लैंग्वेज में समझो आप। घटना ई और घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता, और माने क्या होता है? गुणा। और माने गुणा। तो घटना ई और एफ के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता गुणे घटना एफ घटित हो चुका तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। और इनका जब आप गुणा कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा और इसी को कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता को जो फार्मूला है उसी से गुणन नियम बन जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी बुझन नहीं, कुछ बुझाओ। तो एक सवाल देखिए आप, सवाल देखते हैं। सवाल हमारे सामने आ रहा है, किसी डिब्बे में या किसी झोली में 2 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। 2 सफेद और 3 कैसी गेंदें हैं बेटा? काली गेंदें हैं। ध्यान से सुनना।
एक काली गेंद निकाल ली जाती है और उसे अलग रख दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है, तो दूसरी गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के दूसरी गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना। हमारे सामने सवाल है कि एक डिब्बा है, झोली है, उसमें 2 सफेद और 3 काली गेंद है। अब एक गेंद हमने निकाला और काली गेंद निकला, काली गेंद निकलने की प्रायिकता वो बाहर आ गया। अब उसको हमने अलग रख दिया, उसमें नहीं रखा, और फिर हम गेंद निकाल रहे हैं और उस गेंद कैसे निकल जाए, सफेद निकल जाए। तो बताइए कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि पहले हमारा ब्लैक निकल गया और अब सफेद निकालना है। ब्लैक निकल गया और सफेद निकालना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ब्लैक निकलने की प्रायिकता गुणे ब्लैक निकल गया तो सफेद निकलने की प्रायिकता। लेंगे, समझ में आ रहा है कुछ? फिर से सुनो। ब्लैक निकला था और दूसरी गेंद सफेद निकले, इसकी प्रायिकता बताओ। तो कैसे निकलेगा, पहले ब्लैक निकल गया, अब गुणे ब्लैक निकला तो सफेद। तो ध्यान से सुनो जरा, ब्लैक निकलने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से देखना, एक झोली बनाओ, इसमें 3 ब्लैक है, 2 व्हाइट है। अब अगर बताओ ब्लैक निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 3 और कुल कितने हैं, 5। ये निकल गया। अब दूसरा देखो, गुणे एक ब्लैक निकल गया, मतलब ये ब्लैक निकाल के हमने अलग रख दिया और हमें सफेद चाहिए। तो बताओ कितने सफेद बचे हैं, 2। कितने बचे हैं, 2। और कुल कितने बचे हैं, 4। एक निकला और अलग हमने रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 चौक, इसको काट भी सकते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा हमारा 3 और 5 दूना 10, और ये हो जाएगा इसका। समझ में आएगा। इसमें गुणन नियम में हमको यही करना है कि एक घटना घटी है और फिर हम दूसरी घटना भी उसी में रगड़ के निकालेंगे, तो वहां हमें ध्यान देना होगा कि कब क्या होता है। एक घटना हो गई, अब एक हो गई तो दूसरे की प्रायिकता। तो यहाँ देखो सप्रतिबंध भी चल रहा है ना, टेक्निकली तो सप्रतिबंध ही है ये, लेकिन इधर उधर करके एक नया नियम बना दिया है ना। देखो ये सप्रतिबंध था, अब पक्षांतर करके एक नियम बना दिया, गुणन नियम। समझे? तो ये आपके समझ में आया, बोलो। अब ध्यान दो, इसी में एक कंडीशन बना दो, एक कंडीशन बना दो कि ये जो कह रहा है ना कि अलग रख दिया जाता है, अलग ना रखा जाए, दोबारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, दोबारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो अगर दोबारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब कि एक गेंद आपने ब्लैक निकाल लिया और फिर जो निकला फिर उसी में रख दिए, फिर उसी में रख दिए, तो जब उसी में रख दिए तो व्हाइट निकलने की प्रायिकता। ध्यान से देखें, ब्लैक निकल गया और व्हाइट निकालना है, तो ब्लैक हो गया और ब्लैक निकला, व्हाइट निकालना है। ध्यान से देखना, अब ब्लैक निकलने की प्रायिकता है 3/5 और फिर आपने उसको रख दिया उसी में। अब व्हाइट निकालना है तो 2 और कुल कितने हैं, 5, क्योंकि रिपीट आपने उसी में रख दिया। अब इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3 दूना 6, 5 बचे
प्रायिकता हो गई 6/, प्रायिकता हो गई 6/। अब जरा ध्यान दो, ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनो बेटा, यहां जब आप कंडीशन बना रहे थे तो ये बताओ ए ऑफ मतलब ब्लैक आप निकाल लिए तो क्या व्हाइट पर कोई फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा, क्योंकि आपने फिर से रिपीट कर दिया उसको। मेरी बात समझो, मतलब ब्लैक आप निकाले और ब्लैक यहाँ पे देखो पहले वाले में ब्लैक निकाले और फिर आपने व्हाइट निकालने ब्लैक आपने रिटर्न नहीं किया, तो इसका मतलब कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। पहली वाली घटना पे दूसरे वाली घटना प्रभावित हो रही है। यहां पे अगर आप ध्यान दो तो पहले वाली घटना से दूसरे वाली घटना का कोई लेना देना नहीं। कहोगे कैसे गुरुजी, तनिक स्पष्ट करो, जरा ध्यान दो। ब्लैक निकलने की प्रायिकता 3/, और इसी सवाल में आओ अगर व्हाइट निकलने की प्रायिकता पूछा जाए तो क्या आएगा? 2/2। इसका मतलब यह है कि अगर मैं चाहूं तो इसको पी भी लिख दो, और ये कह रहा है W/B, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट PW लिख दूं? W/B का तो कोई मतलब है नहीं है, बोलो भाई। W/B का मतलब ब्लैक निकल गया तो व्हाइट निकलने की प्रायिकता, तो यहां पे तो मैटर था उसका, क्योंकि वो प्रभावित कर रहा था, अलग आपने रख दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो जब स्वतंत्र घटना होता है तो PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA गुणे PB। जब घटना E और F स्वतंत्र घटनाएं हों तो PE इंटरसेक्शन F बराबर होगा PE गुणे PF। बात समझ में आ गई? बोलिए, नौका लीजिए। देखते हैं, दो सवाल आपके सामने हैं, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक? या उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है, तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता बताइए। तो जरा ये बताइए आप कि कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने पत्ते ऐसे होते हैं जो पान के होते हैं? पान के कितने पत्ते होते हैं? 13। कितने पत्ते होते हैं? 13। अब वो कह रहा है कि एक पत्ता निकाला गया जो कि पान का है, फिर एक पत्ता निकाला गया वो भी पान का है। तो अगर इसकी प्रायिकता बतानी है तो ध्यान से सुनिएगा, पहला पत्ता आपने निकाला और वो पान का है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 13/52। और एक पत्ता पान का निकल गया मान लीजिए, और आपने उसे बाहर रख दिया, अब उसके बाद फिर निकालना और पान का ही पत्ता है, तो अब आपके पास बचे हैं 12, और कुल कितना है? पत्ता कितना है? 52 था, एक निकल चुका है 51, और इन्हीं का गुणा कर देंगे हो जाएगा आंसर 13 एकम 13, 13 चौका 52, 4 तिया 12, तो आंसर आप देखिए 17 तिया क्या होगा है, तो आंसर आ जाएगा 1/17। समझ गए? बोलो, पढ़ते हैं अब दूसरे इस सवाल की तरफ। सवाल में देखो जरा, PA बराबर दिया है बेटा 1/2, और PA यूनियन B बराबर दिया है 3/5, और PB बराबर दिया है स्मॉल p। इतनी बात क्लियर है? बोलो। अब हमसे कह रहा है कि जरा P का मान बता दो, तो लेकिन तब जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, फर्स्ट परस्पर अपवर्जी घटनाएं, तो जब परस्पर अपवर्जी घटना होता है तो A इंटरसेक्शन B का मान, A इंटरसेक्शन B का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। ये हमने पहले बताया कि A इंटरसेक्शन B 5 होगा, अच्छा उसकी प्रायिकता लेंगे तो 5 प्रायिकता 0 हो जाता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा?
पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी है 3/5 और पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है पी, और ये कितना हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जरा पी बता दो तो इधर भेजो 3/5 माइनस 1/2, 5 और 2 का एलसीएम होगा बेटा 10, 2 तिया 6, 5 1 5, सॉल्व कर देंगे तो पी की वैल्यू आएगी 1/10, 1/10। कोई दिक्कत। और अगला हिस्सा इधर देख लो, यहां अगर वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, कैसी घटनाएं हैं स्वतंत्र, तो अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो होता क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, गुणा हो जाता है। फार्मूला हमारे पास वही है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 3/5, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ए गुणे पी बी। तो पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है पी। आपस में क्या कर लिए, गुणा कर लिए, बोलो गुणा कर लिए। अब यहां आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन देखो जरा, ये पी है या हाफ पी है, तो पी में से हाफ पी घटाओगे तो हाफ पी बचेगा, तो हाफ पी माने हो गया 1/2 पी बराबर, इसको इधर ले आओ 3/5 माइनस 1/2, और 3/5 माइनस 1/2 हम घटाए थे तो आया था 1/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पी बराबर 1/10, और यहाँ देखो 2 1 2 बचे तो पी का मान आ गया 1/5। अगर परस्पर अपवर्जी है तो उसका आंसर कुछ और होगा, स्वतंत्र घटना है तो उसका आंसर समझ में आएगा। बोलिए, जब भी कहेगा कि स्वतंत्र घटना तो आप ऐसे करेंगे। कभी कभार क्या कहता है, प्रूफ करिए कि निम्नलिखित घटना स्वतंत्र घटना है, क्या करेंगे पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पी ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद में पी ए इंटू पी बी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी, अर्थात जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी होगा तो हम कह देंगे कि ये स्वतंत्र घटना है, और अगर दोनों इक्वल टू नहीं होंगे तो वो दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। बात समझ में आया? बोलिए, नोट कर लो। आज की क्लास में हमारे सामने प्रश्नावली 13.3 एक्सरसाइज हमको पढ़ना है, जिसमें अध्याय प्रायिकता का ये आखिरी एक्सरसाइज भी है। इसमें हम लोगों को कुल 3 टॉपिक देखना है। एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, किस प्रकार से प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन होगा वो देखेंगे। दूसरा है संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, ठीक है, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और तीसरा हमारे पास होगा बेज का प्रमेय, मतलब एक थ्योरम है जिसे बेज ने प्रतिपादित किया है, तो वो प्रमेय क्या है उसको देखेंगे। तो 3 टॉपिक देखने के बाद फिर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। माना एक यादृच्छिक प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि
कैपिटल यस है जो इस प्रकार है कि किस प्रकार है बेटा, देखिए हम यहाँ पे वेन आरेख पढ़े हैं। वेन आरेख में जो प्रतिदर्श समष्टि होता है या जिसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं उसे आयत के रूप में लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा यस है, ठीक। अब इस यस में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। तो हमने बताया था कि जब भी हमारे सामने कोई भी प्रयोग होगा तो उस प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि के जितने उपसमुच्चय होंगे वो सब घटनाएं कहलाएंगी। तो इसमें हम कुछ इसी प्रकार के कुछ घटनाएं लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये घटना हमारी E1 है, एक घटना इधर है E2, फिर एक घटना इधर है E3, फिर एक घटना इधर है E4 और एक इधर जो बच रहा है मान लो कि ये E5 है। तो ये क्या हो गए कि प्रति यादृच्छिक प्रयोग था और उस प्रयोगों का प्रतिदर्श समष्टि यस है और जिसमें E1 से लेके E5 तक हमारे पास अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। तो इनका विभाजन इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन इस विभाजन की एक खूबसूरती होगी, वो ये कि अगर हम E1, E2, E3, E4 और E5 का यूनियन सेट लें तो वो यूनियन सेट हमारा ES बनना चाहिए। मतलब सबको अगर मिला दोगे तो वो क्या बनेगा, ES बनेगा। तो प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन इस तरह से हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए और हम लोग ये देखते हैं कि संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय क्या होता है? अगर हमारे पास कोई प्रतिदर्श समष्टि यस इस प्रकार हो कि उसमें E1, E2, E3, E4 और मान लीजिए E5, इस तरह से 5 घटनाएं हो रही हो तो उसमें अगर 2 शर्त हो। पहली शर्त कि E1, E2, E3, E4, E5 इन सब का जो यूनियन हो तो यस हो जाए। और दूसरी खासियत E1, E2, E3, E4 और E5 इन सब में कोई भी आपस में कॉमन ना हो। 2 खासियत हो, पहला कि कोई भी कॉमन ना हो और दूसरा सबको जोड़ने पे हमको प्रतिदर्श समष्टि यस मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कोई ऐसी घटना ए की हम चर्चा करें। मान लीजिए घटना ए। तो इस घटना की खासियत क्या है बेटा? ये घटना कुछ E1 में भी है, कुछ E2 में भी है, कुछ E3 में भी है, कुछ E4 में भी है और कुछ E5 में है। तो यहां पे माना कोई घटना ए उपरोक्त स्थिति का हो तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता मतलब PA, ये क्या होगा बेटा?
हम पहले E1 के घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे, गुणन नियम याद करिए। उसके बाद क्या होगा, E1 निकल चुका तो A की प्रायिकता निकालेंगे। फिर देखो, फिर PE2 की प्रायिकता निकालेंगे, फिर A/E2 करेंगे, फिर ऐसे करते करते और लास्ट में जाएंगे PE5, और यहाँ पे PE5 हो चुका तो PA के घटित होने की प्रायिकता। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये गुणन नियम से आ रहा है। गुणन नियम में आपने यही पढ़ा था, है ना, जब एक साथ ऐसा हो तो एक घटना और फिर दूसरा कंडीशन, तो इसको कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, और ये होता है प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। आपको ये फार्मूला रटे रहना होगा, ये जो फार्मूला है ये आपको रटे रहना होगा। अगर ऐसे कंडीशन में कुछ भी हो रहा है तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट ए वो ज्ञात करने का तरीका पता होना चाहिए। क्लियर, ये दोनों नोट करिए और फिर देखते हैं तीसरा बीज का प्रमेय। एक प्रश्न लेते हैं इसी पे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पे। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, मतलब वो ठेका ले रहा है, कोई काम करेगा, निर्माण कार्य करेगा। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, इसका मतलब 65% चांस है कि हड़ताल हो जाएगा। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। आगे कह रहा है कि निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे एक घटना मानते हैं कि माना निर्माण कार्य का समय से पूर्ण होना निर्माण कार्य का समय से पूर्ण होना घटना ए है, ये मान लिया। उसके बाद में फिर माना हमने कि एक है ई क्या है, हड़ताल का होना। ई डैश क्या है, हड़ताल का ना होना। हम इतना मान लिए। अब जरा देखिए क्या ये कॉन्सेप्ट इस प्रश्न पे लागू होगा। तो देखो इसमें दो काम हो रहा है। एक तो हो रहा है कि हड़ताल होगा तो वो हो गया ई, एक होगा हड़ताल नहीं होगा तो ये हो गया ई डैश। कॉन्सेप्ट ध्यान दो, ई यूनियन ई डैश, यस, और ई इंटरसेक्शन ई डैश, फाई। क्लियर। अब एक ऐसा काम हो रहा है जो दोनों से प्रभावित होगा। ए ऐसा काम है जो दोनों से प्रभावित होगा, हड़ताल हुआ तो भी, हड़ताल नहीं हुआ तो भी। बात समझ गए। तो इसका मतलब कि इससे ये बिल्कुल टैली कर रहा है। अब आ जाओ सवाल पे, क्या रहा है, कह रहा है हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65। तो हड़ताल का होना ई माने हो तो इसका मतलब ये है कि पीई बराबर है 0.65। अब अगर कोई कह दे कि जरा ये बताओ कि पीई डैश क्या होगा, हड़ताल का ना होना, तो हो जाएगा 1 माइनस हड़ताल का होना। दिया नहीं, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.65, तो ये आ जाएगा 0.35। क्या है, पीई डैश, हड़ताल का ना होना। अब फिर आ जाओ, कह रहा है कि यहाँ पे आगे हड़ताल ना होने की, हड़ताल होने की। तो हड़ताल होने की स्थिति में
काम समय पे पूरा होगा, इसकी प्रायिकता 0.35। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हड़ताल हो गया मतलब ई, हड़ताल हो गया, काम समय पे पूरा होना है ए। तो यहां पे कह रहा है हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य का समय पे पूर्ण होना 0.32। फिर कह रहा है कि हड़ताल नहीं हुआ तो कार्य समय पे पूरा होगा, कह रहा है 0.8280। सब कुछ मिल गया। अब वो क्या रहा है कि निर्माण कार्य समय पे पूर्ण होगा। तो निर्माण कार्य समय पे पूर्ण होने मतलब PA आपसे पूछा जा रहा है। अब आप फार्मूला जानते हैं, वो PA बराबर क्या होगा, PE इंटू में PA/E प्लस PE डैश इंटू में PA/E डैश। यही तो दो स्थिति बन रहा है। E1 E2 नहीं लिए हैं, E लिए भाई, E डैश लिए हैं, तो उसको अप्लाई करेंगे। अब जरा देखो PE कितना है 0.65, PA/E कितना है 0.32, PE डैश कितना है 0.65 इंटू PA/E डैश कितना है 0.80। कर दो गुणा, तो इन दोनों का गुणा करिए 65 32, तो 65 दूना 130 और 3 पचे 15 और 3 छक 18 1 19, 0 5 3 8 9 1 10 और 2, तो ये हमारा आ जाएगा 0.2080। क्या है PE डैश कितना दिया है 0.35। ठीक, ये हो गया। फिर आ जाओ प्लस इसका गुणा करना है, तो 3 5 में 8 0 0 0 हो गया, 8 पचे 40, 8 त्रिक 24 4 28, 0 0 8 2, तो आ जाएगा 0.2800 होगा। इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो देखो 0 0 कोनो मतलब है नहीं है, 8 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 2 आ गया, 0 पॉइंट आ गया, आंसर आ गया 0.288। समझ में आएगा? बोलिए, कैलकुलेशन था और बाकी ये आपको ऐड करना था कि कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसे नोट करिए और एक सवाल तुरंत आपके लिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं बेटा। तो ये 0.2080, ये 0.2800, तो 0.8840, तो इसका आंसर आ गया 0.488। ठीक, आंसर एक बार चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते, एक सवाल आपके लिए भी है, नोट कर लीजिए पहले। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे बेज का प्रमेय। बेज का प्रमेय कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास इस तरह की स्थिति बन रही हो, ये मान लीजिए यस है, ठीक, यहाँ पे E1, यहाँ पे E2, यहाँ पे मान लीजिए E3, ऐसे ही E4 और यहाँ पे है E5। ठीक, तो S के अंतर्गत E1, E2, E3, E4, E5 लेके En तक जो भी हो, उनमें 3 शर्त लागू होना चाहिए। पहली शर्त E1, E2, E3, E4, E5 जितने भी दिए गए हैं अरिक्त हो। पहला कंडीशन अरिक्त,
फाई नहीं होना चाहिए। दूसरा और तीसरा पुराना वाला E1 E2 E3 E4 E5 ये यस हो, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। फिर तीसरा E1 E2 E3 E4 E5 ये 5 हो, असंयुक्त समुच्चय। ठीक, तो ये 3 कंडीशन अगर बन रहे हैं तो इसको बेज प्रमेय को कारण का भी प्रायिकता कहा जाता है। काज बताता है ये क्या मतलब है। एक घटना ऐसा हो गया ए, और ये घटना ए जो है वो E5 में ही हुआ है, इसकी प्रायिकता बता दो। हुआ तो हर जगह है, लेकिन E5 से कितना हुआ है इसका आप प्रायिकता बता दो। तो एक कारण पे जाता है, तो वो कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिए। आपने पढ़ रखा है, ध्यान से सुन। हमको बताना क्या बेस थ्योरम में कि घटना ए हो गया लेकिन वो E1 से ही हुआ हो। ए हो गया लेकिन वो E1 से ही हुआ है, इसकी जानकारी आप दे दो। तो इसके बारे में आप सप्रतिबंध प्रायिकता पढ़े हो, PA/B या PE/F। तो PE इंटरसेक्शन F अपान PF पढ़े हो, तो उसको अगर आप लगा दो तो हो जाएगा PE1 इंटरसेक्शन A बटे में PA। बोलो बेटा, इस लाइन में कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब एक चीज और देखो, आप अगर कुछ और देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इंटरसेक्शन केस में E1 इंटरसेक्शन A, इसमें अगर आप गुणन नियम अप्लाई कर दीजिए। कौन सा नियम? गुणन नियम। तो ऊपर लगेगा गुणन नियम और नीचे लगेगा टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ही थ्योरम में दोनों अप्लाई होंगे। ध्यान से सुनना, शुरुआत किससे हुआ? सप्रतिबंध प्रायिकता से हुआ ना। अब क्या होगा? इधर ऊपर टोटल प्रोबेबिलिटी, ये गुणन नियम। तो गुणन नियम क्या कहता है? जब भी इंटरसेक्शन हो तो क्या होगा? अगर इंटरसेक्शन हो तो E1 इंटरसेक्शन A, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए यहां पे आएगा कि पहले हम E1 सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? E1 सेलेक्ट हो जाने के बाद E1 हो चुका तो A सेलेक्ट करें। पूरा नियम पढ़े? अच्छा, नीचे आ जाओ भाई। क्या पढ़ा आपने? टोटल प्रोबेबिलिटी PA। तो PA ज्ञात करना आपने कैसे सीखा? PA ज्ञात करना कैसे सीखा? PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस, और ये जाएगा लास्ट तक, जहां तक आप जा सकते हैं, जितनी घटनाएं आप कर पाओ सब कुछ। इसी को कहा जाता है बेज का प्रमेय। कहोगे सर जी यही वाला कि यही वाला? यही वाला। शुरुआत सप्रतिबंध से, इधर गुणन नियम, इधर संपूर्ण प्रायिकता का नियम, एक ही थ्योरम में सब लग गया। अब बात आती है कि सर ठीक है हम फार्मूला रट लेंगे, लेकिन सवाल में, तो सवाल अभी आप देखोगे तब समझ में और अच्छे से आएगा। इसे नोट करिए, मैं तुरंत एक सवाल इसी पे बता रहा हूं ताकि आप तुरंत टैली कर पाएंगे। देखते हैं बेस थ्योरम पे पहला सवाल। कह रहा है दो थैले हैं। मान लो कि एक थैला है यहाँ, इसका नाम है थैला 1, और एक थैला है यहाँ, इसका नाम है थैला 2। फिर कह रहा है थैले 1 में 3 लाल
3 रेड और 4 काली 4 ब्लैक, और फिर कह रहा थैले 2 में 5 लाल 5 रेड और फिर 6 काली 6 ब्लैक गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, ठीक। अब वो कह रहा है कि जो कि लाल रंग की है, फिर कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले 2 से निकाली गई। तो इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है, लाल गेंद का निकालना। तो हम लोग यहाँ पे घटनाएं मानते हैं, माना एक घटना है लाल गेंद का निकलना। अब आपको ऐसी भी 2 घटनाएं ढूंढनी है जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करे। तो या तो आप थैला 1 सेलेक्ट करोगे या तो थैला 2 सेलेक्ट करोगे, झरियाओगे एक के दोनों तो नहीं ना। तो इसका मतलब E2 बनेगा E1, E2 बनेगा E2, और दोनों में अगर आप देखो तो E1 और E2 फाई नहीं है, E1 इंटरसेक्शन फाई है, E1 यूनियन E2 यस बन जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग एक और घटना मानते हैं, E1 थैले 1 का चुना जाना, E2 मान लो थैले 2 का चुना जाना। ध्यान से सुनो मामला, आप जब लाल गेंद लेने जाओगे तो क्या डायरेक्ट लाल निकालोगे, नहीं, पहले तो आप थैला सेलेक्ट करोगे कि थैला कौन सा सेलेक्ट करना है, E1 की E2, यादृच्छा मामला है तो यादृच्छा मतलब आंख मूंद के काम करना है, थैला 1 या तो थैला 2। तो थैला 1 और थैला 2 कितने थैले, तो एक थैला सेलेक्ट करने की प्रायिकता 1/2, दूसरा थैला सेलेक्ट करने की प्रायिकता 1/2। बात समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि PE1 बराबर 1/2, PE2 बराबर 1/2। हमने पहले थैला सेलेक्ट किया, अब थैला तो सेलेक्ट हो गया, मान लो हमने पहला थैला सेलेक्ट किया और गेंद निकल गया लाल रंग का, है लाल रंग का, तो पहले थैले से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। क्या मतलब भाई, पहले तो आप पहला थैला सेलेक्ट करोगे और पहला थैला जब सेलेक्ट हो गया तो इसमें से लाल गेंद निकले, है। तो ये बताओ पहले थैले से, ये पहला थैला, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगा, 3 लाल है 4 काली है, तो 3/7 होगा कि नहीं होगा, 3/7। चुपचाप लिख देंगे 3/7। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब दूसरा आप सेलेक्ट करोगे, और जब दूसरा सेलेक्ट करोगे, तो फिर से देखिए दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो पहला काम क्या करोगे भाई, पहले तो आप दूसरा थैला सेलेक्ट करोगे E2, और जब दूसरा थैला सेलेक्ट हो गया तो लाल गेंद निकलना चाहिए। तो ये बताओ दूसरे थैले में 5 लाल 6 काली, क्या होगा प्रायिकता, बोलो 5/11। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल ये कह रहा है कि लाल गेंद निकले लेकिन दूसरे थैले से निकले, ये बताओ, लाल गेंद निकले लेकिन दूसरे थैले से निकले। तो आ जाओ भाई बेज प्रमेय पे, बेज प्रमेय से PE2/A क्या होगा, PE2/A, PE2/A, PE2 into में PA/E2, फिर
PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। बात स्पष्ट हुआ? कहाँ लगाए हो? बेस प्रमेय। अब यहाँ पे देखो PE2 1/2, PA/E2 5/11, PE1 1/2, PA/E1 3/7, फिर ये वाला तो निकाल चुके 1/2 5/11। सॉल्व करना है तो 5 बटे कितना हो गया भाई 22, ये कितना होगा 3/14, ये कितना होगा 5/22 होगा। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दो। क्या बताओ, नीचे से 2 कॉमन, क्या ऊपर से 2 कॉमन काट दे तो क्या मिलेगा 5/11, 3/7 और 5/11 मिलेगा। अब आप ले लो एलसीएम, खाली सॉल्व करना है बस। अब ले लो एलसीएम, ऊपर तो होगा 5/11, नीचे 11 और 7 का एलसीएम होगा 77, 11 दिया 7 बचे तो हो जाएगा 77, ऊपर जाएगा तो 5 गुणे 77 बटे 11 गुणे 35 33 68, 11 सते 7 पचे 35/68, ये इसकी प्रायिकता होगी। समझ में आएगा है? यह है बेस थ्योरम। एक सवाल और लगाएंगे तब क्लियर होगा, इसे जल्दी से नोट करिए। फिर एक सवाल और, एक प्रश्न और हम लोगों के सामने है। कह रहा है कि एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें ए, बी और सी कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती हैं। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5%, 4% और 2% भाग खराब है। बोल्टों के उत्पादन कुल उत्पादन में से यादृच्छा एक बोल्ट निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह मशीन बी द्वारा बनाया गया है? पहले तो 1 2 3 ए बी सी 3 मशीनें। अब तीनों मशीनें अलग अलग उत्पादन करती हैं, कोई 25%, कोई 40%, कोई 35% उत्पादन हो गया। उत्पादन के बाद में जितना उत्पादन था, एक ढेर बना था, उसमें से एक बोल्ट निकाला गया और वो बोल्ट खराब पाया गया। तो हमको ये बताना है कि वो बी मशीन से ही बना होगा, उसकी प्रायिकता बताना है। और हर एक मशीन कुछ ना कुछ खराब माल बनाती है, ठीक। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं? तो पहली घटना कि खराब बोल्ट का निकलना, ये मुख्य घटना है जिसकी हमें तलाश है, तो ये ए बनेगा। बात क्लियर? ए। उसके बाद में हमारे पास विकल्प कितने? 3, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो बोल्ट का मशीन ए से बनना E1, बोल्ट का मशीन बी से बना होना E2, बोल्ट का मशीन सी से बना होना E3। क्लियर? अब आ जाओ अपने रास्ते पे। पहला काम, माना ए घटना ए है, ए घटना ए है क्या? बोल्ट का खराब होना, ये मुख्य घटना हो रही है, खराब बोल्ट की तलाश। उसके बाद क्या है? E1, बोल्ट का मशीन ए से बना होना। फिर E2, बोल्ट का मशीन बी से बना होना। एक ले लो E3, बोल्ट का सी से बना, ठीक। अब हमें पहले क्या चाहिए? हमको पहले चाहिए PE1, फिर क्या चाहिए? PE2 चाहिए, और फिर हमें क्या चाहिए? PE3। ये 3 तो हमें पहले चाहिए।
इसका मतलब कि बोल्ट का मशीन ए से बना होना, इसका मतलब मशीन ए से कितना बोल्ट बन रहा है, तो मशीन ए से बोल्ट बन रहा है 25%। 25%, 25% माने 25/100, काटना मत, काटने में फंस जाओगे। E2 से मतलब मशीन बी से कितना 35%, 35/100, और इसी प्रकार से 40% मशीन सी है 40/100। यहां तक क्या स्पष्ट हो गया? अब आ जाओ अपने मुख्य तलाश पे। क्या हमने मशीन ए को सेलेक्ट किया, किसको सेलेक्ट किया? ए को सेलेक्ट किया E1, और उससे माल खराब मिल गया, तो बोल्ट खराब होना क्या है? ए। तो ये बताओ मशीन ए जो है कितना माल खराब निकाल रही है? 5%, तो ये हो जाएगा 5%, 5/100। इसी तरह से PA/E2 का मतलब कि दूसरा मशीन कितना माल खराब निकाल रही है? 4%, 4%, 4/100। ऐसे ही तीसरा 2%, 2/100। यहां तक कोई दिक्कत? हमको तलाश किसकी है? माल खराब मिला और वो बी से मिला, इसका मतलब क्या है कि बोल्ट तो हमें खराब मिल गया लेकिन वो बी से है, यही तो बताना है। बेजपुर में से क्या है भाई? PE2/A बराबर क्या होगा? PE2 इंटू में PA/E2। नीचे आ जाओ, PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2, 3 है ना, तो PE3 इंटू PA/E3। क्या लगाए? बेस थ्योरम लगा दो मान भाई सबका। PE2 35/100 गुणे A/E2 4/100, PE1 25/100 गुणे PA/E1 5/100। फिर 2 वाला तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, 3 वाले पे आ जाओ 40/100 गुणे 2/100। यहाँ तो कोई दिक्कत? एक लाइन देखो, 35 में 4 का गुणा 140, 140/1 2 3 4, 25 बचे 125/1 2 3 4, 35 चौक का फिर से 140, 1 2 3 4, 40 दूना 80, 1 2 3 4। एक अच्छी बात इसमें यह है कि ऊपर हमारे पास नीचे यहाँ पे 4 जीरो है और यहाँ नीचे से 4 जीरो हम कॉमन ले लेंगे, फट से कट जाएगा सब, मतलब बटे वाला मामला खत्म। अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर लेना है। क्या मिल रहा है भाई? PE2/A बराबर क्या मिलेगा? ऊपर मिल रहा है 140, नीचे है 125, 140 और 80, 140, 140 और 80 220, और 220 में जोड़ दोगे 125, तो 220 में 125 जोड़ दोगे 345, 5 से काट दो
तो 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 से काटोगे तो 5 छक 30, 5 नवा 45, 28/69। और किसी से कटेगा ये? नहीं, 28/69 ये हो जाएगा इसका। आसान है। खाली दिमाग लगाना है कि कहां से कौन सेलेक्ट होगा। थोड़ा टफ है। इसके बाद एक सवाल और लेते हैं, नोट करिए। एक और प्रश्न देखते हैं, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है कि एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। कह रहा है बीमाकृत व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अब वो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो बात आती है कि ये कैसे पता चलता है कि बेस थ्योरम है। तो इसमें सबसे पहले आप लास्ट की लाइन और उसके जस्ट पहले की लाइन पढ़ो जब भी सवाल मिले। तो लास्ट के जस्ट पहले की लाइन जब आप पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से एक वाक्य निकला, उसके पहले वाला वाक्य, तो वहां पे आपको देगा घटना ए। जैसे बीमाकृत व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो, इसका मतलब कि व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना, ये बन गया घटना ए। फिर आगे क्या कह रहा है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की, इसका मतलब E1, E2, E3 स्कूटर, कार और ट्रक वाले होंगे। यही दो लाइन जो है एक्स फैक्टर होता है इसमें। तो हम लोग यहाँ मानेंगे कि माना पहला काम क्या, ए क्या होगा, ए क्या होगा, बीमाकृत व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना, बीमाकृत व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना, दुर्घटना हो गया, ठीक है। अब उसमें एक घटना मानेंगे E1 का मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति है ना, यहाँ पे जो बीमा हुआ है स्कूटर चालक, कार चालक, ट्रक चालक, तो E1 घटना मान लेंगे कि जो व्यक्ति है वो स्कूटर चालक है, व्यक्ति का स्कूटर चालक होना। यहाँ लास्ट वाली लाइन से निकल जाएगा, व्यक्ति का स्कूटर चालक होना, व्यक्ति का ट्रक चालक होना, व्यक्ति का कार चालक होना। तो E2 बना लो, व्यक्ति का कार चालक होना। E3 बना लो, व्यक्ति का ट्रक चालक होना। बन गया सब। अब इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है, अगर चाहो तो क्वेश्चन डायरेक्ट पहले बना लो। क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, दुर्घटना हो गया। लेकिन जब दुर्घटना हो गया तो हमको बताना है कि वो स्कूटर वाला है, तो स्कूटर कौन है भाई, E1। यही हमें तलाश है, इसमें लगेगा बेस थ्योरम। अब क्या क्या हमको करना होगा, पहला काम E1, दूसरा काम E2, फिर हमें क्या चाहिए, E3। इतना तो हमें चाहिए। अब बात आती है कि वह 2000 स्कूटर का फाइनेंस किया है ना, 4000 फिर 6000 है ना। तो अगर स्कूटर की प्राइस का पूछेगा तो क्या लिखोगे, स्कूटर और प्लस बटे में कुल। तो कुल कितना किया है, 2 4 6 6 12,000 लोगों का ये बीमा किया है। काटा पीटी करोगे तो 2/12 और काटा पीटी करोगे 1/6 है। दूसरे में देखो कह रहा है कि E2 माने कार चालक, कार कितने 4000, तो 4000 और बटे में कितना 12000, डायरेक्ट काट दो, 4 3 12, 1/3। फिर E3 देखो 6000 में
6000 बटे में 12000 काट दो, 1 2, ये कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कर रहे हैं ट्रक वाले, है ना, ट्रक वाले रोज लड़ा रहे हैं, ठीक। और सबसे ज्यादा बच के कौन चल रहा है भाई, स्कूटर वालों, बेचारा गली गली जाता है। तो अब अगला सवाल क्या बनेगा, अगला सवाल ये बनेगा कि स्कूटर है और स्कूटर से वो ठोक दिया, तो ठोक दिया माने ए, इसका मतलब स्कूटर अगर चला रहा है बेचारा, प्रायिकता है देखिए करा क्रमशः 0.0, मतलब स्कूटर वाला 0.01 इसकी प्रोबेबिलिटी है ठुकने की, मतलब 1%, 100 में 1 मिला कोनो लड़ा था, तो ये हो जाएगा 0.01। फिर कह रहा PA/E2, मतलब वो कार चलाता है ठोक दिया, तो हो गया 0.03। फिर है ट्रक चलाता है तो 0.15 है। कहोगे सर जी यही बटा हम दशमलव कैसे, तो 9 निभी तो यश निभाई लो, 1/100, 3/100 और 15/100 कैलकुलेशन के लिए। अब आ जाओ मुद्दे पे, तो बेस प्रमेय से PE1/A, एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो स्कूटर का है ये बताना है, तो ये हो जाएगा PE1/A। इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3। इसी में ये साइकिल का भी फाइनेंस कर सकता था, है ना, हेलीकॉप्टर का भी कर सकता था, तो उसमें 4-5 बढ़ जाता, 6-10 चाहे जितना बढ़ जाए वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आ जाओ भाई PE1, तो E1 आपका है 1/6 गुणे में 1/100। फिर आ जाओ 1/6 गुणे 1/100, फिर 1/3 गुणे 3/100, फिर 1/2 15/100। एक काम आप ध्यान दें, 100 कॉमन लो और नीचे भी 100 कॉमन लो, सब खत्म, तो बचेंगे कौन, यहाँ बचेगा 1/6, यहाँ भी बचेगा 1/6, यहाँ 1, यहाँ है 15/, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 1/6 और यहाँ एलसीएम कितना होगा 6, ई 1 रहेगा, ई कितना रहेगा 6, ई कितना रहेगा 2 3 6 15 3 45, यहाँ कर लेते हैं भाई कैलकुलेशन, है 6 से 6 खत्म, 1/45, 6 51 1 52, तो ये आंसर आ गया 1/52। इस तरह से सवाल लगता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसे दोहरा लेंगे 1-2 बार, उसके बाद आप सवाल में फिर एंट्री करेंगे तो लगभग सवाल। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रायिकता में जब भी एंट्री करना तो पहले एग्जाम्पल सारे लगा लेना, 13.1 के पहले वाले, 13.2 के पहले वाले, 13.3 के पहले, तो उसको आप आराम से लगा लेना, तो आपको जो है आसानी होगी सवालों को लगाने। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं और प्लस ये हमारा पूरा देख लेते हैं, फिर आप PYQ लगाते हैं तो आपके लिए और सही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।